अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कहानी सेंटर प्लस, जहां हर रात एक खौफनाक कहानी आपका इंतजार करती है। ये कहानी एक किस्सा नहीं, बल्कि एक ऐसा राज है जो बरसों तक लोगों के दिलों में जिंदा रहा। कहते हैं रात जितनी गहरी होती है, उसमें छुपे राज उतने ही खतरनाक होते हैं। अगर कोई इंसान किसी ऐसी चीज को जगा दे जो खतरनाक हो, तो उससे निकलना नामुमकिन हो जाता है। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले अपने गिर्द हिसार बांध ले और किसी भी आयत मुबारका का वर्द कर ले और लाइफ को मध्यम कर ले। तो चलते हैं आज की कहानी की जाने। मैं जैसे ही काम से वापस आई तो मेरे घर पर ताला लगा हुआ था। ये देखकर मुझे काफी हैरत हुई। मैंने इर्द गिर्द देखा, लेकिन वहां पर कोई मौजूद नहीं था। मेरे घर पर ताला तो कभी नहीं लगा होता था। हाँ, ये अलग बात थी कि मैं बेशक अकेली रहती थी, लेकिन इसके बावजूद मेरा घर हर वक्त खुला रहता था, क्योंकि मेरे साथ एक 15 साल की छोटी लड़की भी मौजूद होती थी। रानिया कहाँ चल गई? अपनी कमर पर हाथ रखकर मैंने इर्द गिर्द दोबारा नजर दौड़ाई, लेकिन दिन के तकरीबन 2 बज रहे थे और गलियां सुनसान पड़ी थी। बाहर इतनी धूप में खड़े रहना मेरे लिए महाल हो रहा था। मैंने आगे बढ़कर ताला थाम कर देखा तो ताला मेरा था भी नहीं। यूं लग रहा था जैसे वो ताला कोई और वहां पर लगा के गया। फिर बेचैन होकर साथ वालों के घर आई और उनसे रानिया के मुतालिक पूछा, मगर उन्होंने अपनी लाइलनी का इजहार कर दिया। अब तो मुझे और ज्यादा परेशानी होने लगी थी। मैं उसे गांव में से लेकर आई थी, न जाने वो कहाँ चली गई, क्योंकि उसके घर वालों को तो मुझे खुद ही जवाब देना पड़ेगा ना। तभी मुझे गली में अपने मालिक मकान आता दिखाई दिया। उसके साथ रानिया भी थी। ये देखकर मेरे माथे पर एकदम पल पड़ गए। मैं फौरन से उसकी तरफ लपकी और हैरत से पूछा, क्या आप रानिया को लेकर कहाँ गए थे? और रानिया, कहाँ गई थी तुम इनके साथ? बताओ। मुझे अंदर ही अंदर काफी तशवीश होने लगी थी, क्योंकि वो जवान जहान बच्ची मुकम्मल तौर पर मेरी जिम्मेदारी पर वहां आई थी। न जाने मालिक मकान ने इसके साथ क्या किया। रानिया ने नफी में सर हिलाया और बोली, मैं तो चचा के घर पर थी। मालिक मकान ने भी इस बात में सर हिलाया और बोला, हाँ, इसे मैं अपने घर ले गया था। मेरी बीवी बच्चे वहां पर मौजूद थे, चाहो तो जाकर पूछ लो। मैंने झिंझला कर उसे देखा और कहा, वो तो ठीक है, लेकिन आप लेकर क्यों गए थे और मेरे घर पर ताला क्यों लगा? मैं इतनी परेशान हो गई कि बच्ची को यहाँ पर ना पाकर वो तंजिया अंदाज में मुझे देखते हुए बोला, तो बीबी लग गया वो तो पता तुम्हें कितनी तकलीफ होती है। पिछले 3 महीने हो गए हैं मैं किराए के लिए तुमसे मिन्नतें कर रहा हूँ, लेकिन तुम किराया दे ही नहीं रही। अब ये बच्ची को लो अपने साथ और निकलो यहाँ से। मुझे तुम्हें अपना घर मजीद किराए पर नहीं देना। ये बात सुनकर मैं बौखला गई। नफील ने सर हिलाकर जल्दी से बोली, देखिए आप ये क्या कर रहे हैं? दोपहर के इस वक्त मैं कहाँ जाऊंगी? मैंने आपको कहा ना कि 15 दिन के वक्ते और दे दीजिए। मुझे दफ्तर में तनख्वाह रुकी हुई है मेरी, आपका किराया भी कि नहीं, ना जाने कितने लोगों के बिल हैं जो मुझे देने हैं। हमारी कंपनी खसारे में चली गई। लेकिन वो आदमी भी इंतहाई डीप था। मेरी ही तरह नफी में गर्दन हिलाकर बोला, बीबी, अब जब तुम किराया लेकर आओगी तभी मैं तुम्हें सामान भी उठाने दूंगा। ये पकड़ो लड़की और जाओ यहाँ से। ये बोलकर मुड़ गया, जबकि पीछे मैं उसे पुकारती रह गई। यहाँ तक कि पूरा मोहल्ला बाहर गली में निकल आया था, मगर वहां पर कोई भी मेरी मदद करने के लिए तैयार नहीं था। हर कोई खामोश तमाशाई बना मुझे उस आदमी के सामने भीख मांगते हुए देख रहा था। मैंने उसकी बहुत मिन्नतें की कि खुदा के लिए मुझे सिर्फ 5 दिन की मोहलत दे दो, या कम से कम मुझे मेरा सामान ही उठाने दे। लेकिन वो आदमी अपनी बात पर कायम और दायम था। तकरीबन 1 घंटे के मुसलसल मिन्नत समाजत के बावजूद पर उस पर रत्ती बराबर भी फर्क नहीं पड़ा। तो मैंने रानिया का हाथ थामा और गली से लंबे लंबे डाक पड़ती बाहर आ गई। गर्मी इंतहाई शदीद थी, यहाँ तक कि सांस लेना भी मुहाल हो रहा था। हम चलते हुए मेन रोड पर आकर खड़े हो गए और वहां लगे ठंडे पानी के कूलर से अच्छी तरह पानी पिया। मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे थे कि अब मैं कहाँ जाऊंगी, और शहर में तो मेरा कोई भी नहीं था। रानिया भी काफी परेशान लग रही थी। हम लोग मेट्रो में बैठ गए। पता नहीं कितनी देर या कितने घंटे मेट्रो में बैठे, पूरा शहर घूमते रहे। हमें कहीं पर भी नहीं उतरना आता। बलाकर रात को 9 बजे जब मेट्रो से उतरे तो मेरा ख्याल था कि यहीं किसी फुटपाथ पर बैठकर रात बिता लूंगी, या फिर किसी दारोमदार चले जाएंगे। लेकिन जहां पर हम उतरे वो दूर दूर तक कोई दारुल ईमान नहीं था।
अभी हम मेट्रो के स्टेशन से बाहर निकले ही थे कि मुझे एक बहुत बड़ा दरख्त दिखाई दिया, जिसके नीचे एक बेंच खाली पड़ा था, और मैंने रानी की कलाई जोर से थामी और इस दरख्त की तरफ बढ़ गई कि चलो थोड़ी देर यहाँ पर बैठ जाते और फिर सोचते हैं कि हमें कहाँ जाना है। अगर हो सका तो यहाँ रात बिताने भी पड़ी तो बता लेंगे। मैं उस दरख्त की तरफ बढ़ ही रही थी जब अचानक एक फकीरनी आकर मुझसे टकराई। वो गालिबन रोड क्रॉस कर रही थी, तभी मुझसे बुरी तरह से टकरा गई थी। मैंने उसे कुछ नहीं कहा और दोबारा फिर वहां से जाने लगी तो अचानक मुझे महसूस हुआ कि रानिया अपनी जगह पर मुंजमद हो गई। मैंने मुड़ पर देखा तो उस औरत ने रानिया के दूसरे हाथ की कलाई पकड़ी हुई थी। मुझे देखते ही वो नफी में गर्दन हिलाकर बोली, वहां मत जा। मैं काफी झिंझलाई हुई थी, एक तो भूख भी लग रही थी, ऊपर से इन फकीरों को अजीब ही मस्ती सूझी रहती थी। आगे बढ़कर मैंने पूरी कुवत से उस औरत को के हाथ से रानिया की कलाई आजाद करवाई और उस औरत को डांटते हुए, जा, चुपचाप यहाँ से ना चली जा, रोक रही हूँ मैं तुझे, इधर मत जा, तेरे लिए मुनासिब नहीं है वहां जाना। मैंने मुड़कर औरत को देखा। औरत काफी अजीब थी, बिल्कुल स्याह रंगत, उजड़े बाल, मैले नाखून, फटे पुराने कपड़े, और इन सब में जो चीज सबसे ज्यादा नुमाया थी उसकी नीली आंखें थी। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि आंखों में कांच उतर आया। मैंने इसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और रानिया को तकरीबन अपने साथ घसीटते हुए दरख्त के नीचे ले आई। हम दोनों वहां पर बैठ गए और बेंच पर बैठे मैंने इस औरत को देखा तो अभी भी सड़क के दरमियान खड़ी आड़ी तरछी होकर हम ही दिखेगी। फिर उसने मुझे देखकर अफसोस से नफी में सर लगाया और फिर दूसरी तरफ भाग गई। मैंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि लाहौर में ये सब कुछ बहुत आम था। बेशक वो एक बहुत बड़ा शहर था, लेकिन उस इतने बड़े शहर में हम दो लड़कियों के लिए कोई भी ठिकाना मौजूद नहीं था। तकरीबन 15 मिनट हुए और मुझे वहां पर बैठे हुए। तभी रानिया बेचैन होकर बोली, बाजी, मुझे भूख लग रही है। मैंने अफसोस से उस मासूम बच्ची को देखा जिसका तो कोई कसूर भी नहीं था, लेकिन फिर भी वो दोपहर से मेरे साथ सड़कों पर जलील हो रही थी। मुझे खुद पर गुस्सा भी आया कि कम से कम अगर मुझे कुछ खाना पीना था तो इस बच्ची को तो खाने के लिए ला दूं, क्योंकि वैसे भी परेशानी के वक्त मेरी भूख तो वैसे भी मर जाती थी। मैंने उसको हिदायत की कि तुम यहीं पर बैठे रहो और अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिलना, क्योंकि दरख्त से थोड़ा फासले पर एक पान की दुकान थी। मैं उठने लगी तो वो जल्दी से बोले, बाजी, ये दरख्त बड़ा डरावना लगता है, मैं भी आपके साथ चलूं दुकान तक। मैंने मना कर दिया कि रहने दो रामिया, वरना अगर तुम उठ गई और बेंच खाली हो गया तो यहाँ कोई और आकर बैठ जाएगा और फिर हम दोबारा बैठने के लिए कोई जगह हमें ढूंढनी पड़ेगी। इसलिए तुम यहाँ पर मेरा इंतजार करो। और वो देखो, सामने दुकान ही जा रही है। वो खामोश होकर बैठ गई थी और मैं अपना पर्स संभाले ट्रक शॉप की जानिब चले गया कि वो वाहिद शक था जो मेरे पास था कि भी शायद ना होती, क्योंकि मैं काम पर से अपने साथ लेकर आ गई थी। दुकान पर जाकर मैंने बैग खोला तो अंदर सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए का एक नोट था। मैंने रानी के लिए एक पैकेट बिस्किट और एक बोतल खरीदी और जब वापस आई तो देखा तो वहां पर वो मौजूद ही नहीं थी। बेंच खाली पड़ा था और मैं एकदम बौखला गई। घबरा कर इर्द गिर्द देखा कि रानिया कहाँ जा सकती है, अभी तो यही थी। दुकान पर खड़े होकर भी मैंने मुड़कर देखा था तो यहाँ बेंच पर ही टेक लगाकर बैठी मुझे ही देख रही थी। तभी मेरी निगाह दरख्त की ओट में पड़ी जहां वही फकीरी रानिया को तकरीबन खींचते लेकर जाने की कोशिश कर रही थी और वो मुसलसल मज़ाहमत पर उतरी रही थी। मैंने तेज तेज कदम उठाए उस फकीरनी के बिल्कुल करीब पहुंचकर तकरीबन चिल्लाते हुए बोली, तुम्हें एक बात समझ में नहीं आती, कहाँ लेकर जा रही हो बच्ची को? ये कहते मैंने रानिया को देखा तो उसका पूरा वजूद, पूरा चेहरा आंसू से तर था। मुझे उस पर बेहद तरस आया। मैंने रानिया की कलाई उस औरत के हाथ से छुड़ाई तो वो फिर बोली, यहाँ मत बैठ, कहीं और चली जा, तो पछताएगी। ये तो मासूम है, इसका क्या कसूर? मेरा दिल चाहा इस औरत के चेहरे पर न खींच कर एक थप्पड़ दे मारी। अजीब खपती और दीवानी ही थी कहीं की। दफा हो जाओ यहाँ से, अब मुझे दोबारा यहाँ पर तुम दिखाई मत देना। हम जहां पर भी बैठे तेरे बाप की सड़क है क्या? मैं उस औरत को डांटने लगी तो अचानक ही इर्द गिर्द लोग जमा होकर तमाशा देखने लगे। मैंने हाथ उठाकर सबको देखा और कहा,
ख़त्म हो गया तमाशा, अब जाओ तुम लोग अपने अपने करो। और रानिया की कलाई थामते वापस उसी बेंच पर बैठ गई, क्योंकि वो जगह काफ़ी अच्छी थी। गर्मी की शिद्दत वहाँ पर कम थी और वो बेड भी काफ़ी बड़ा था। अगर मैं और रानिया चाहते तो हम दोनों आमने सामने होकर सो भी सकते थे। बाकी मेरे पास हर शय थी सिवाय पैसे के, यानी मुझे किसी शय का, किसी इंसान का खौफ नहीं था। लेकिन एक पैसा था जो मेरे पास उस वक्त मौजूद नहीं था। अगर होता तो मैं और रानिया यहाँ सड़कों पर धक्के ना खा रहे होते। अपनी तो मुझे फिर भी परवाह नहीं थी, मैं तो कहीं पर भी रुक जाती, हालात का मुकाबला कर लेती, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उस बच्चे की परवाह थी जिसे मैंने सोच लिया था। सुबह होते ही जैसे तैसे उसे घर छोड़ाऊंगी, फिर आकर अपना जो भी हीला वसीला करना हुआ तो कर लूंगी। बेंच पर बैठते मैंने रानिया को खाने का सामान दिया तो मेरे गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। मैंने नरमी से उसके बालों में हाथ फेरा और कहा, नहीं बच्चे, परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कल मैं तुम्हें तुम्हारे घर वापस भेज दूंगी, बस एक रात है, मुश्किल है, को काट लो। मेरी बात सुनकर वो चुपचाप अपना बिस्किटों का पैकेट खोलकर खाने लगी, जबकि मैंने बेंच के साथ अपना सर टिका दिया। जिंदगी बेहद मुश्किल हो चुकी थी, मुझे मॉडल बनना था, जबकि मेरे घर वाले मेरा साथ नहीं दे रहे थे। तभी मैंने अपना घर बार छूट दिया और यहाँ पर आकर एक एजेंसी के लिए मॉडलिंग शुरू कर दी। पहले पहले तो काम थोड़ा बहुत चल निकला था, लेकिन अब 3 माह हो गए थे मैं उनके लिए मुसलसल काम करी थी, लेकिन वो मुझे मेरा मुआवजा ही नहीं दे रहे थे। रही बात रानिया की, तो मेरी एक सहेली जिस एजेंसी में मेरे साथ काम करती थी उसकी घर रहती थी। उस सहेली को एक बहुत बड़ी कंपनी की ऑफर आई तो बाहर के मुल्क चली गई, और रानिया की जिम्मेदारी मैंने अपने ऊपर ले ली कि मैं भी अकेली होती, कम से कम ऐसे अकेलापन तो नहीं देगा था ना। लेकिन जब से रानिया मेरे साथ आई थी मुझे यूं लग रहा था जैसे उसके आने से मेरा काम बंद होगा। मैंने अपना रुख मोड़कर रानिया की तरफ देखा, जो बोतल घूंट घूंट हलक से नीचे उतार रही। थोड़ी ही देर में वो पेट भरने के बाद मेरी गोद में सर रखकर सो गई और मैं भी वहीं बेंच के साथ पेट लगाकर बैठ गई। नींद तो आ रही थी, लेकिन सोने की हिम्मत नहीं हो रही थी। जो भी था, बहरहाल थे तो हम सड़क पर, यहाँ पर कुछ भी हो सकता था और मुझे हर लम्हे बाखबर रहना था। पता नहीं रात का कौन सा पहर था जब यूं ही बैठे बैठे मेरी भी आंख लगी। अचानक से मुझे थोड़ी हरकत महसूस हुई तो देखा कि रानिया मेरी गोद से उठकर सड़क के किनारे की तरफ भाग रही और काफी बौखलाई हुई लग रही। मैंने उसे यूं भागते हुए देखा तो एक लम्हे की ताखीर किए बगैर उसके पीछे पीछे भागने लगे, लेकिन वो हवास पाख्ता इधर उधर देखे बगैर मुसलसल चलती जा रही थी। लाहौर एक ऐसा शहर था जहां पर आवाम सुबह के वक्त सोती थी और रात को जागती थी, तो गाड़ियों का बुरी तरह से जाल फैला हुआ था, जबकि रानिया की हालत काफी ज्यादा खराब थी। थोड़ा दूर जाकर मैंने उसे पकड़ने में कामयाब हो गई। मैंने उसका हाथ थामा और नरमी से बोली, क्या बात है, क्यों घबरा कर भागती हो? मुझे डरी सहमी निगाहों से मुझे देखने लगी और नफल में सर हिलाकर खामोश हो गई। अलबत्ता उसने एक लफ्ज भी नहीं कहा। मैंने फिर पूछा कि क्या बात है रानिया, तुमने क्यों ये डरावना ख्वाब देख लिया है क्या कोई, इससे तुम डर गई हो? पाजी, वो 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 बोलना चाहती थी, लेकिन साफ लग रहा था जैसे खुद को बोलने बोलने ना पा रही। मैंने नरमी से उसका कंधा थामा और बालों में हाथ फेरते बोली, चलो आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें पानी पिलाती हूँ, अभी तुम ठीक हो जाओ। जरूर तुमने कोई बुरा ख्वाब देखा है। ये बोलकर मैंने उसका हाथ पकड़ा और दोबारा बेंच की तरफ जाने लगी। तू अपनी जगह पर रुक गई। मैंने रानिया को देखा तो उसके चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी और वो नफी में सर हिलाकर बोली, नहीं, मुझे नहीं जाना। इतना कहने की देर थी कि दोबारा फिर से उसने हाथ छुड़ाया और बेंच से उल्टी सिमत में भागने लगी। ये देखकर मुझे बेहद गुस्सा आया। एक तो मेरी अपनी परेशानियां खत्म होने नहीं आ रही थी, फिर से रानिया की बिलावजह की परेशानी मेरे गले पड़ गई। जितना तेज उसके पीछे मैं जा सकती थी, बलाखिर जाकर पकड़ लिया और फिर तकरीबन डांटते हुए बोली, क्या तमाशा लगा रखा है तुमने आधी रात को? हम यहाँ पर कोई सैर मनाने के लिए नहीं आए हैं कि तुम आगे आगे भागो और मैं तुम्हें पकड़ूं, चुपचाप मेरे साथ चले। तो वो दोनों साथ मेरे आगे रोते हुए बोली थी, मुझे रहने दो, तुम चली जाओ, तुम वहां बैठ जाओ, मुझे यहाँ बैठने दो, मैं यहाँ बैठकर तुम्हारा इंतजार कर लूंगी। मुझे उस लड़की की दिमागी हालत पर शुबा होने लगा।
अब तो मुझे यकीन हो गया कि ज़रूर उसने कोई ना कोई डरावना ख्वाब देख लिया, वरना वो लड़की ऐसी तो नहीं थी, बल्कि इंतहाई फर्माबरदार और फर्माबरदार बच्ची थी। मैं भी कोई काम उसे कहती तो फ़ौरन से मेरी बात मानने के लिए तैयार हो जाती थी। अगर कहती खड़ी रहो तो वो खड़ी रहती थी, अगर कहती बैठ जाओ तो बैठ जाती थी। लेकिन ये पहली मर्तबा था कि इन 3-4 महीनों में मुझे किसी बात से बराह रास्त मना कर रही थी। मैंने गहरा सांस लिया और उसे अपने साथ फुटपाथ पर बिठा लिया और वो भी चुपचाप बैठ गई। फिर मैंने पूछा, बताओ हुआ क्या है, क्या ख्वाब देखा है तुमने? मगर उसकी आंखों में एक खामोशी थी जो टूट ही नहीं रही थी। मैं भी चुप कर गई कि क्या बिला वजह मैं इस बच्ची के साथ बहस करूं। मुझे सुबह होने का इंतजार करना था। अभी रात थी, बाकी आधी रात ही तो बची थी। अब यहाँ पर भी बैठ सकते हैं। मैं वहीं पर खामोशी से बैठकर सड़क पर दौड़ते ट्रैफिक को देखने लगी और मुझे अंदर ही अंदर काफी बेबसी महसूस हुई। इतनी बड़ी दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है क्या? कुछ देर तो हम लोग वहां पर बैठे रहे और उसके बाद वो अपनी जगह से उठी और बेचैन होकर दाएं बाएं चक्कर काटने लगी। मैंने चिंचिलाकर पूछा, अब क्या मसला है तुम्हारे साथ? ये सवाल पूछते रहने की आंखों में आंसू आ गए और वो सुर्ख आंखों ये मुझे तरफ देखते हुए बोली, बाजी यहाँ से चले जाए। मैंने मजीद उससे कोई सवाल नहीं पूछा। मैं देख पा रही थी कि यहाँ पर काफी गैर आरामदा है। मैंने उसका हाथ थामा और हम लोग अभी थोड़ा ही चले थे जब एक वैगन हमारे पास आकर रुकी। मैंने काफी सारे लोग उसमें मौजूद थे। कंडक्टर वैगन से उतरकर मुझे देखते हुए बोला, चलो बाजी चलें। मैंने हैरत से कंडक्टर को देखा और नफी में सर लाकर बोली, भाई मैंने कौन सा हाथ देकर गाड़ी को रोका है जो तुम इतने धड़ल्ले से जाने को बोल रहे हो? उसे रानिया की तरफ देखा और बोला, चले जाए। मुझे यकीन था कि वो कभी भी उस कंडक्टर की बात नहीं मानेगी, क्योंकि वो कंडक्टर काफी अजीब लग रहा था और उसके बोलने का अंदाज भी उलझा हुआ था, जैसे कोई इंसान ने कोई रोबोट बोल रहा हो कि जिसमें हर बात पहले से ही सेव करके रख दी गई और बटन दबाया तो वो दोबारा बोलना शुरू हो गया। लेकिन मेरे हैरत की इंतहा ना रही जब रानिया खामोशी से वैगन में जाकर बैठ गई, जबकि मेरा मुंह खुले का खुला रह गया। मैंने उसे बुलाया कि रानिया बाहर निकलो, कि कहाँ जाने के लिए बैठ रही हो? हम तो जानते ही नहीं थे कि ये गाड़ी कहाँ जा रही है। लेकिन वो उस बाट अंदाज में सामने की तरफ देख रही थी। वो कंडक्टर मुझे देखकर बोला, बाजी जाना है तो बैठो, वरना हमारे सवारियां पूरी हो गई हैं और हम बस अब जाने ही लगे हैं। बौखलाहट के बावजूद मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने रानी की कलाई से उसे थामा और बाहर की तरफ खींचना शुरू किया, लेकिन वो मुझे इतनी भारी महसूस हुई कि बाहर खींचना तो दूर की बात, वो मुझसे मिल भी नहीं पा रही थी। कंडक्टर भी आगे होकर वैगन में बैठ गए और दोबारा फिर बोला, बाजी जाना है तो बैठो। चारों न चार मुझे भी उस वैगन में बैठना पड़ा, क्योंकि मैं रानिया को यूं जाते हुए नहीं देख सकती थी। वो मेरी जिम्मेदारी थी, मेरे साथ मेरे घर में रह रही थी। अब अगर वो कोई बेवकूफ़ी कर रही थी तो वो भी मेरे साथ और मेरी वजह से थी। अगर ना मैं उसे लेकर यहाँ सड़कों पर आती और ना ही वो वैगन में बैठती। जैसे ही मैं अंदर बैठी, ड्राइवर ने आगे बढ़कर छोटी सी वैगन का दरवाज़ा बंद कर दिया और पूरी स्पीड से गाड़ी चलने लगी। मैंने रानी को कंधे से झंझोड़ा और पूछा कि तुम किससे पूछकर यहाँ पर बैठी हो? अगले स्टॉप पर चुपचाप उतर जाना, समझ आई? लेकिन वो बड़े मजे से सामने शीशे की तरफ दिख रही थी। मैंने फिर उसका कंधा झंझोड़ा, यूं लग रहा था जैसे वो मेरी बात सुन ही नहीं रही है। कंधा झंझोड़ने पर रानिया ने अपना रुख मेरी तरफ किया तो उसकी आंखों में आंखें बेहद सुर्ख थी। एक लम्हे के लिए तो मुझे उससे काफी ज्यादा खौफ महसूस हुआ, लेकिन मैंने अपने खौफ पर काबू पाते उसे देखा और कहा, और अगले स्टेशन पर उतरना है तुमने कम से कम एक मर्तबा बंदा पूछ ही लेता। बस चुपचाप धड़ल्ले से जाकर गाड़ी में वो बैठ गई। मैं बोलकर खामोश हुई तो उसने दोबारा फिर से गर्दन सामने की तरफ मोड़ी। मुझे काफी बेचैनी हो रही थी। इस गाड़ी में बैठते उसे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे आसाब पर बहुत ज्यादा बोझ हो। एक बहुत ही प्यारी हवा काफी बारी बारी महसूस हो रही थी और मेरे कंधों पर दबाव पड़ना भी शुरू हो चुका था। सब पसीने से छूट रहे थे और मैंने मोबाइल निकाल कर टाइम देखा तो 4 बज रहे थे। इर्द गिर्द बाकी मुसाफिरों पर निगाह दुराई तो सभी बड़े अजीब लग रहे थे, यूं जैसे मशीनी लोग, हर कोई अपनी आप में मगन था। कोई आंखें बंद करके लेटा था तो कोई बगैर आंखें, चुप चिपकाए टुकटुका टकटकी बांधे
शीशे से बाहर दिख रहा था। मैं भी शीशे से बाहर दिखने लगी। यूँ लग रहा था जैसे इस गाड़ी में बैठकर मैंने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी। तकरीबन 15 मिनट बीत गए। जब मैंने कंडक्टर को पूछा कि ये गाड़ी कहाँ जाएगी, उसने मुझे घूर कर देखा, लेकिन फिर मेरे सवाल का कोई जवाब दिए बगैर शीशे से बाहर देखने लगा। मुझे बड़ी हैरत हुई कि अजीब इंसान है, गाड़ी लेकर फिर रहा है, फिर मुसाफिरों को बड़े धड़ल्ले से गाड़ी में बिठाता है, फिर अगर वो बात पूछते हैं तो उनकी बात का जवाब तक नहीं देना अखबारा करता। 2 मिनट की खामोशी के बाद मैंने फिर पूछा, ओ भाई, मेरी ये गाड़ी कहाँ जा रही है, कुछ पता तो बताओ ना, या यही बता दो कि अब कौन सा स्टॉप आना है, क्योंकि मुझे उतरना है। कंडक्टर ने मेरी तरफ देखा और पूछा, तुम्हें कहाँ जाना है? मुझे उसके सवाल की बिल्कुल भी तवक्का नहीं थी। मैंने तंजिया अंदाज में मुस्कुरा कर कहा, अगर पेशावर जाना चाहूँ तो क्या पेशावर छोड़कर आओ? तो दोस्तों, कहानी अभी खत्म नहीं हुई, हमारे साथ जुड़े रहिए। एक ऐसी रात से पर्दा उठने वाला है जो आपको हैरान कर देगा। एक पुरस्कार और खतरनाक चीज जो कि रातों के अंधेरों में निकलती है और लोगों के जिस्म, दिल और दिमाग पर सवार हो जाती है। तो अपने आप को मजबूत कर लीजिए। तो बढ़ते हैं आगे। मुझे बेशक इस गाड़ी में पेशावर ना भी जाना हो, हाँ, छोड़ देंगे। ये बात सुनकर मेरी बेख्तियार हंसी निकल गई, लेकिन इस सवाल पर कुछ अजीब सा हुआ। वहां पर मौजूद सभी लोग मुझे बुरी तरह से घूरने लगे और वहां पर हंसने मुस्कुराने वाले सिर्फ एक मैं ही थी। मैंने रफ़ी में सर हिलाया और कहा, बताओ भाईजान कहाँ रह गए? गाड़ी? खैर, तुम्हें खैरपुरा जाना है ना, उतार देंगे वहां पर। वो बोलकर दोबारा से शीशे की तरफ देखने लगा और यूं मेरे मुस्कुराते लब एकदम से सुकर गए। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि वो आदमी जानता है मेरा अबाईगर कहाँ है। न जाने कितने दिल रख के मुझे इस हकीकत को कबूल करने में, और जब मुझे समझ आया तो मेरे दिल की धड़कनें एकदम से रुक सी गई। यहाँ तक कि मुझे वो धड़कन अपने कानों में भी सुनाई देती हुई महसूस हो रही थी और हाथ धीरे धीरे कांप रहे थे। क्या मैं किसी गलत फैसले पर मुबनी हूँ? मैंने रानिया को देखा। वो अब सीट के साथ टेक लगाकर गहरी नींद में सो रही थी, बल्कि इस गाड़ी के तबीज तबीज सवा तमाम मुसाफिर सो रहे थे, सिवाय मेरे और कंडक्टर के। मुझे उससे बेइंतहा खौफ महसूस हो रहा था। मैं पूछना चाहती थी कि भाई, तुम्हें कैसे पता कि मैं खैरपुर की रहने वाली हूँ और मुझे वहीं पर जाना, लेकिन चाहने के बावजूद मेरी हिम्मत नहीं हो गई और मैंने अपना रुख बदला और खिड़की से बाहर देखने लगी। मैं हद्दुल मकदूद कोशिश कर रही थी कि किसी तरह मेरा दोबारा कंडक्टर या फिर गाड़ी के दूसरे मुसाफिरों पर निगाह ना पड़े। अंदर ही अंदर काफी बेचैनी भी हो रही थी, जिसे छुपाने के लिए मैंने अपना पूरा मुंह खिड़की से बाहर कर लिया। जब फजर की अजान होने लगी तब जाकर मुझे थोड़ा हौसला हुआ। मैंने मुड़कर देखा तो गाड़ी में मौजूद तमाम लोग वैसे के वैसे ही सो रहे थे। मैंने कनखियों से कंडक्टर को देखा तो वो फौरन मुझे घूरने लगा। मैं अपना रुख बदल कर बाहर देखने लगी तो वो नरमी सा बोला, परेशान दिखाई देती हूँ। पहले तो मेरा दिल चाहा कि मैं उसका सवाल का जवाब ना दूं, लेकिन फिर अपना रुख उसकी तरफ करते संजीदगी से बोली, भाई, तुम्हें कैसे पता कि मैं खैरपुर मुझे जाना है? इस बात पर कंडक्टर के चेहरे पर एक बेनाम सी मुस्कुराहट फैल गई, जैसे वो मेरे बारे में और भी बहुत कुछ जानता। उसने मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। तो तकरीबन 1 मिनट बाद मैं फिर बोली, बताओ ना, तुम्हें कैसे पता मैं खैरपुर की रहने वाली हूँ? मुझे तो तुम्हारे बारे में और भी बहुत कुछ पता है। ये बात सुनकर दोबारा फिर मेरे पूरे बदन में सनसनाहट फैल गई। और भी बहुत कुछ? यानी कि क्या? मेरा लहजा कांप रहा था, लेकिन मैं फिर भी उस पर काबू पाने की, बोलने की कोशिश कर रही थी। घर से बेघर कर दिया गया है ना तुम्हें? पहले भी बेघर थी, अब दोबारा हो गई हो। ठिकाना नहीं है ना कोई तुम्हारे पास। बड़े बड़े ख्वाब लेकर आई थी, 4 बहनें। वो एकदम से शुरू हुआ तो मुझे लगा कि शायद वो मेरे पैदा होने से लेकर अब तक की तमाम बातें जानता है, कि शायद उसके आगे कोई स्क्रीन लगी है जहाँ वो मेरी जिंदगी में होने वाले तमाम वाकयात को अपनी आंखों से किसी फिल्म की सूरत में देखकर बुड़बुड़ा रहा हो। उसकी बातें एक के बाद एक, जो भी वो कर रहा था बिल्कुल ठीक थी। मेरे हाथ बुरी तरह से कांपने लगे। मैंने पर्स पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर दी और कंडक्टर को देखते हुए बोली, मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ, गाड़ी रोक। अरे, इतनी जल्दी कहाँ जा रही हो? अभी तो बहुत कुछ है। मंगनी हुई थी ना तुम्हारे मामूजात के साथ, लेकिन तुम तोड़कर भाग गए। मुझे लगा शायद अब ये आखिरी बात है, उसके बाद मैं इसकी एक भी बात न सुन सकूं। मैं चिल्ला कर बोली,
ड्राइवर, गाड़ी रोको, मुझे नहीं जाना तुम लोगों के साथ। मेरे यूं चिल्लाते ही गाड़ी को एकदम से ब्रेक लगी। सोए हुए मुसाफिर भी जाग के। मैंने मुड़कर उन पर निगाह डाली तो हर कोई अजीब व गरीब निगाहों से दिख रहा था। कंडक्टर भी बड़े मासूम से नीचे उतरा और गाड़ी का दरवाज़ा खोल दिया, जैसे उसे मेरी गाड़ी में होने या ना होने से कोई फर्क ही ना पड़ता। नीचे उतरते मैंने रानिया का हाथ थामा और बाहर की तरफ खींच लिया। कंडक्टर मुझे अजीब सी निगाहों से देखकर मुस्कुराता वापस गाड़ी में बैठ गया और देखते ही देखते वो वैगन वहां से चली गई। रानिया भी गहरी नींद में लग रही थी। उसकी आंखें बेइंतहा सुर्ख हो रही थी और वो खड़े खड़े चकरा रही थी, गोया उस वक्त वो बेइंतहा गहरी नींद में हो। वहां मेरे साथ खड़ी, तकरीबन 5 बजे का वक्त था। उसकी रोशनी चारों तरफ फैली हुई थी। मुझे नहीं मालूम था कि मैं कहाँ पर हूँ। तभी अचानक से जहां मैं खड़ी थी वहां पर नीचे सड़क के किनारे एक पत्थर लगा हुआ था जिस पर जगह का नाम लिखा था। मैंने यूं ही उस जगह का नाम पढ़ा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वहां खैरपुर लिखा था। मैंने रानिया को देखा तो वो बिल्कुल ठीक खड़ी मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। मुझे उससे भी खौफ महसूस होने लगा। फिर इर्द गिर्द देखा तो वहाँ कच्चा रास्ता था जो मेरे इलाके की तरफ जाता था। वही खेत, वही सड़कें। मैंने अपना सर दोनों हाथों में थाम लिया और वहीं पत्थर के किनारे पर टिक कर बैठ गई। मेरा दिमाग बुरी तरह से घूम रहा था। कभी लगता कि शायद पूरी रात जागने की वजह से और मालिक मकान के सामान ना देने की वजह से ये सब हो रहा है। मैं पागल हो रही हूँ। लेकिन ऐसा नहीं था। उस वक्त मैं पूरे अपने होशो हवास में मौजूद थी जब ये तमाम वाकयात मेरे साथ हो रहे थे। मैंने दोबारा फिर पत्थर पर वापस अपनी निगाहें टिकाकर देखा तो वाकई में वहां खैरपुर लिखा था और जहां पर मैं मौजूद थी वहां से 2 किलोमीटर आगे मेरा घर था जहां मैं पैदल भी चलकर जा सकती थी। बाजी, ये हम आपके गांव में है ना? मैंने चौंक कर रानिया को देखा जिसकी आंखें चमक रही थी और चेहरे पर अजीबो गरीब तासुरात थे। मैंने शशो पेंच में पड़ गई कि मैं क्या जवाब दूं। वो दोबारा फिर बोली, आपका गांव है ना ये? मैंने इस बात पर सर हिलाकर पूछा, तुम्हें कैसे पता? बाजी, आपने खुद ही तो बताया था मुझे जब मैं आपके घर काम करती थी। फिर ये तो दिमाग से ही निकल चुका था क्यों मेरे साथ भी रहती थी। मेरा दिमाग बुरी तरह से उलझा हुआ था। मैंने उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं दिया। कहा, चलो आओ घर चलो। वो चुपचाप मेरे साथ छोटे छोटे कदम उठाते ही घर की तरफ बढ़ने लगे, जबकि वो रात वाला पूरा मंजर भी मेरे दिमाग में किसी फिल्म की तरह चल रहा था। थोड़ी देर बाद हम घर के दरवाजे से बाहर खड़े थे। मुझे काफी तशवीश तो हो रही थी मगर घर जाते हुए लेकिन क्या करती, मेरे पास और कोई चारा नहीं था। मैंने दरवाजा बजाया तो मेरे अब्बा बाहर निकले। मुझे सामने देखकर एक लम्हे के लिए तो वो खामोश हो गए। मुझे यकीन था कि अभी वो कहेंगे कि यहाँ से चली जाओ, लेकिन मुझे बेचने की बजाय उन्होंने नरमी से मुझे अपने गले लगा लिया और मैं उनके गले लगकर पूट पूट कर रो दी। थोड़ी देर बाद मैं अपनी बहनों और अपनी माँ के साथ बैठी बातें कर रही थी, उन्हें शहर के मुतालिक बता रही थी। रानिया भी मुस्कुरा मुस्कुरा कर हमारी बातें सुन रही थी। एक लम्हे के लिए तो मुझे लग रहा था कि शायद ये सब कुछ जो हो रहा है इसका मकसद यही था कि मैं अपने घर वालों के साथ दोबारा मिल कर बैठ सकूं। हमारे दरमियान जो भी गलत फहमियां हों वो दूर हो सके। लेकिन ये मेरी बहुत बड़ी गलत फहमी थी कि जो कुछ हो रहा था वो मेरी अपनी गलती की वजह से हुआ था। जब मुझे उस फकीरनी ने उस दरख्त के नीचे जाने से मना किया था, मुझे तभी रुक जाना चाहिए था, या फिर उसको इशारा उसका समझना चाहिए था कि खुदा नहीं चाहता था कि मुझे जाना चाहिए। फिर क्या करती, और इंसान अपनी गलतियों के बार खुद ही उठाता है। पूरा दिन यूं ही मिलने मिलाने में बीत गया। उस पड़ोस से भी औरतें आकर मुझसे मिल रही थी और शहर के मुतालिक बातें कर रही थी जिनका मैं मुस्कुरा मुस्कुरा कर जवाब दे रही थी। रानिया भी बड़ी खुश लग रही थी। तकरीबन शाम के वक्त बाहर सेन में मेरी बहन ने चारपाइयां बिछा दी। मेरी चारपाई के साथ ही रानिया ने अपनी चारपाई भी डाल ली। मैंने उससे पूछा कि तुम्हारा भी दिल करता होगा ना अपने घर जाने का? मैं बहुत जल्द तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगी। उसे पता नहीं मैं वापस जाती भी हूँ या शहर नहीं। मुझे तो लगता है कि अम्मा अब्बा जिस बात से रोकते थे मुझे तभी मान लेनी चाहिए थी, लेकिन अभी भी ज्यादा वक्त नहीं बीता। रानिया मुझे देखकर चमकती निगाहों से बोली, बाजी, तुम्हें लगता है कि तुम दोबारा शहर जा पाओगे? फिर कहते हुए उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी जैसे वो बहुत कुछ जानती, लेकिन मुझे सिर्फ इतना ही बता रही या फिर आने वाले हालात से बाखबर कर रही हो। मैंने झमटी से पूछा, यानी कि क्या कहना चाह रही हो तुम?
तो फौरन से उसके चेहरे के तासुरात और आंखों की चमक गायब हो गई। वो कंधे उचकाकर बोली, नहीं कुछ भी तो नहीं, बस वैसे ही बोल रही। मैं चुप कर गई, लेकिन मुझे रानिया के तेवर काफी बदले हुए लग रहे थे। ये वो डरी झिझकी छोटी बच्ची नहीं थी, बल्कि ये तो कुछ और ही महसूस हो रही थी। हाँ, जब मैं घर आई तब मैंने वैगन वाला तमाम वाकया छुपा लिया। अपनी माँ और बहनों को नहीं बताया, क्योंकि वो पहले ही देहात में रहकर काफी वहमी हुई पड़ी हुई थी। अगर मैं उन्हें कुछ बताती तो उन्होंने किसी भूत प्रेत का ही नाम लेना था, जबकि मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा था। शायद रात का सफर करने की वजह से दिमाग उल्टा हुआ था। मैंने इस वाकये के मुतालिक ज़्यादा सोचना ही छोड़ दिया था। तकरीबन मगरिब के बाद हम सब लोग अपनी अपनी चारपाइयों पर सोने के लिए लेट गए। हमारे घर में जल्दी ही सोया जाता था। मुझे तो नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि शहर में रहने की वजह से मेरी आदतें काफ़ी हद तक बिगड़ चुकी थी। मगर रानिया खूब खराटे देकर सो चुकी थी। तकरीबन 9-10 बजे जाकर बामुश्किल मुझे नींद आई। अभी मुझे सोई थोड़ी देर ही हुई थी, जब यूँ लगा जैसे मेरे सरहाने कोई खड़ा हो। मैंने फौरन से अपनी आंखें खोल कर देखा तो वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था। मुझे लगा शायद इतनी देर बाद वापस अपने घर अपनी चारपाई पर लेटी तो बेचैनी या शायद दिमाग थका हुआ है। तभी मुझे अजीबो गरीब वाहियात वहमात होने लगे। मैं दोबारा सोने की कोशिश करने लगी। अभी हल्की फुल्की कच्ची नींद में ही थी कि जब फिर उसने मुझे वही एहसास किया कि कोई बेहद करीब है और सर वाली तरफ चारपाई के करीब खड़ा है। मैंने फिर अपनी आंखें खोल कर और देखा, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। अब मुझे हल्का हल्का सा डर लगने लगा। कभी मेरी निगाह सेहन में लगे हुए नीम के दरख्त पर पड़ी तो पता पता नहीं क्यों मुझे उस दरख्त से काफी खौफ महसूस हुआ। एक लम्हे के लिए वही कल वाला बर्गर का दरख्त मेरी निगाहों के सामने घूम गया, जहां पर वो फकीरनी जाने से मुझे मना कर रही थी। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। पूरे जिस्म में डर और खौफ फैला हुआ था, जबकि मैं ये बात समझ ही नहीं पा रही थी कि इतना डर मुझे क्यों लग रहा है। हालांकि ना तो मैंने कोई ऐसी वैसी शय देखी थी और ना ही कुछ ऐसा तजर्बा किया जिससे इतना डर और खौफ महसूस करूं। अभी तक तकरीबन एक आधा मिनट ही हुआ था, यूं आंखें बंद किए, जब मुझे अपना नाम सुनाई दिया। शाहिदा, शाहिदा। वो नाम यूं कोई ले रहा था जैसे मेरे बेहद करीब आकर कानों में सरगोशी करा। पहले तो मैंने अपना वहम समझकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन शाहिदा शाहिदा की पुकार मुसलसल मेरे कानों में पड़े थी। मैंने धीरे से आंखें खोली, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। तभी मेरी निगाह नीम के दरख्त के नीचे पड़ी तो मेरी बुरी तरह से चीख निकल गई, क्योंकि नीम के दरख्त पर रानिया बैठी मुस्कुरा रही थी और उसकी आंखें बेहद सुर्ख होकर चमक रही थी, और वही मुझे शाहिदा शाहिदा कहकर पुकार रही थी। ये देखकर तो मेरे औसान ही खता हो गए। मैंने जितनी ऊंची चीख मारी, हमारे सारे मोहल्ले वाले उठ गए। हर कोई मुझे पुरसुकून करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं मुसलसल आयतल कुर्सी पढ़ते अपने ऊपर फूंक पा रही थी। तभी मेरी माँ ने मुझे अपने साथ लगाया, नरमी से बोली, क्या बात है शायदा, तुम ठीक तो हो? डर गई हो बेटा? क्या कोई बुरा ख्वाब देखा तुमने? तब मुझे एहसास हुआ कि हो सकता है कि मैंने शायद कोई ख्वाब ही देखा हो। मैंने नींद के दरख्त की तरफ देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। हर शय अपने मामूल के मुताबिक वहीं पर थी। अचानक से चौंक कर रानिया की चारपाई की तरफ देखा तो वो भी काफी परेशान सूरत लिए चारपाई पर बैठी मुझे देख रही थी, जबकि मेरी बाकी तीनों बहनें मेरे इर्द गिर्द खड़ी मुझे तसल्ली दे रही थी कि तुमने जरूर कोई डरावना ख्वाब देखा है, क्या तो तुम डर गई हो। मैंने रानिया को बड़े गौर से देखा, कहीं तो मुझे उसकी वो लाल आंखें दिखाई दे, या फिर उसके चेहरे पर फैली वो मुस्कुराहट नजर आ जाए। लेकिन ऐसा वैसा कुछ भी नहीं था। वो बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में बैठी थी। अलबत्ता उसके चेहरे पर काफी परेशानी थी, जैसे वो मेरे चीखने से काफी ज्यादा डर गई हो। हमारे मोहल्ले की खवातीन भी वहां पर आ चुकी थी और मेरी तबीयत के मुतालिक पूछ रही थी कि क्या वो बच्ची डर क्यों गई। ये वो अम्मा ने जैसे तैसे करके उन्हें मुतमईन करके वापस भेज दिया, लेकिन मेरा पूरा बदन अभी तक होले होले कांप रहा था। मैंने अम्मा का दुपट्टा पकड़ा और कहा, अम्मा मुझे अपने साथ लिटा लो अम्मा। अम्मा ने मुझे न मना किया, ना ही कोई सवाल पूछा, और अपने साथ अपनी चारपाई पर लिटा लिया। मैंने जोर से भींच कर लेट गई। नींद तो नहीं आ रही थी, लेकिन मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। हर कोई कह रहा था कि मैंने कोई डरावना ख्वाब देखा है, लेकिन मेरे अंदर अभी भी हल्का हल्का यकीन होने लगा था कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो कुछ भी देखा उसमें ख्वाब नाम की या वहम नाम की कोई भी शय नहीं थी।
اس کا تعلق ضرور حقیقت سے تھا۔ باقی رات کا آدھا پہر میں نے 2-3 مرتبہ جاگ جاگ کر رانیہ کو دیکھا، لیکن وہ اپنی چارپائی پر بے ست ہو کر سو رہی تھی۔ اس کے بعد دوبارہ پوری رات ایسا کوئی واقعہ نہ ہوا۔ تقریباً فجر کے وقت جا کر میری آنکھ لگی اور میں 11 بجے تک وہیں سوتی رہی۔ اگلی صبح اٹھی تو سب گھر والے اور رانیہ ناشتہ کر رہے تھے۔ رانیہ میری بہنوں کے ساتھ بیٹھی کپڑوں پر کڑھائی کروا رہی تھی۔ میں نے اسے بڑے غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا، تم نے ناشتہ کر لی؟ تو مسکرا کر بولی، جی باجی میں نے کر لیا، اور یہ دیکھیں آپ کی بہن نے مجھے کڑھائی کرنا بھی سکھائی ہے۔ وہ میرے قریب آنے لگی تو میں نے ہاتھ اٹھا کر اسے وہی روک دیا۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، کرو کڑھائی، اور خود فٹافٹ کچن میں امی کے پاس چلی گئی۔ امی دیکھ کر مجھے مسکرائی تھی، لیکن ان کے چہرے پر پریشانی بھی واضح تھی۔ ان دونوں کے علاوہ کچن میں اب کوئی موجود نہیں تھا تو انہوں نے نرمی سے میرا ہاتھ تھاما اور بولی، کیا بات ہے شاہدہ، رات کو کیا ہوا تھا، مجھے بتاؤ۔ میں نفی میں سر ہلا کر انہیں مطمئن کرنے والی تھی کہ میرا ہاتھ اپنے سر پر رکھتے ہوئے بولی، تمہیں میری قسم ہے بیٹا، میں جانتی ہوں میری بیٹی کو ڈر نہیں لگتا، لیکن رات کو جتنی بری طرح تم ڈری ہوئی تھی میں بہت پریشان ہو گئی ہوں۔ پوری رات میں سو نہیں پائی۔ جو بھی بات ہے یا جو کچھ بھی تم نے دیکھا مجھے بتاؤ۔ اس کے بعد میں نے اماں کو رات والا پورا واقعہ بتا دیا، بلکہ صرف اتنا ہی نہیں، پرسوں رات والا بھی پورا واقعہ ان کی گوشے گزار کر دیا کہ جب میں اس درخت کے نیچے جا کر بیٹھی تھی اور ویگن میں میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا۔ میری بات سننے کے بعد امی کے چہرے کے تاثرات ایک دم سے بدل گئے اور وہ خاصی پریشان ہو گئی۔ میری بات مکمل کرنے کے بعد بولی، بیٹی یہ بات تم مجھے پہلے کیوں نہیں بتائی؟ میں نے کندھے اچکا دی اور کہا، مجھے لگا اماں یہ اتنی کوئی بڑی اہم بات نہیں ہے، تبھی میں نے اس کا ذکر آپ سے نہیں کیا۔ شاہدہ کہاں سے لگ رہا ہے تمہیں کہ یہ اہم بات نہیں ہے؟ یہ بات تو وہیں سے شروع ہو گئی ہے جہاں پر اس فقیرنی نے تمہیں درخت کے نیچے جانے سے منع کیا تھا۔ لیکن خیر تم پریشان نہ ہو، معاملہ اتنا بھی نہیں بگڑا ہوگا۔ مجھے لگتا ہے، یا شاید یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ تمہاری دماغ کا وہم ہو، تم اس بات کو سمجھنے کی بجائے جٹلانے کی کوشش کر رہی، تبھی یہ تمہارا خوف بن کر بار بار تمہارے سامنے آ رہا ہے۔ امی کی باتوں سے میں نے کافی حد تک پرسکون ہو گئی تھی۔ ناشتہ کرنے کے بعد میں باہر آئی تو رانیہ ابھی بھی میری بہنوں کے ساتھ ہی کھیل کود میں مصروف تھی۔ انہیں تو ایک نئی سہیلی مل گئی تھی۔ ویسے بھی میری اور میری بہنوں کی اتنی زیادہ نہیں بنتی تھی جتنی ان کی رانیہ کے ساتھ بن رہی تھی۔ میں نے رانیہ کو اپنے پاس بلایا اور کہا، کیا کہتی ہو، آج اپنے گھر جانا ہے یا کل چھوڑ کر آؤں؟ اس بات پر رانیہ کا منہ ایک دم بگڑ گیا اور وہ جلدی سے بولی، باجی پہلے بھی تو ادھر رہ رہی تھی نا، آپ کے گھر کچھ دن رہنے دو نا، یہاں پر مجھے اچھا لگ رہا ہے۔ میں چپ کر گئی، میں نے کوئی بھی زور زبردستی نہیں کی۔ دوپہر کو ہم سب کھانا کھانے کے بعد کمروں میں آ کے لیٹ گئے۔ میں بھی اپنی سوچوں میں مگن تھی جب اچانک بھری دوپہر میں مجھے باہر سے گھنگرو کی آواز آئی۔ میں چونک گئی۔ میں نے اپنی بہن کو اشارہ کیا اور پوچھا، تمہیں بھی یہ آواز سنائی دے رہی ہے؟ وہ میری بات پر کان لگا کر غور سے سننے لگی تو جلدی سے بولی، ہاں اپی مجھے بھی گھنگرو کی آواز آ رہی ہے۔ میں نے باہر نکل کر دیکھا تو رانیہ بڑی دوپہر میں گھنگرو پہنے گھر کے چھت کے پردے پر چل رہی تھی، جہاں سے گرنے کا بہت زیادہ خدشہ تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے میں اپنے پیر کو آگے یا پیچھے رکھتی تو وہاں سے وہ گر سکتی تھی اور شاید اس کا بچنا ممکن بھی نہ ہوتا۔ یہ دیکھ کر میرے اوسان خطا ہو گئے۔ ہم دونوں بہنوں نے چلانا شروع کر دیا کہ رانیہ کہاں جا رہی ہو، نیچے اترو، لیکن وہ یوں لگ رہا تھا جیسے سننے سمجھنے کی صلاحیت سے بے پہرا ہو چکی ہے۔ ہم نے چیخیں مار کر امی اور باقی بہنوں کو بلایا تو وہ بھی بھاگتی ہمارے ساتھ آئی، لیکن وہاں کر دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ امی مجھے دیکھ کر بولی، شاہدہ کیا بات ہے، کیوں چیخ رہی ہے؟ وہ دوسرے کمرے میں باقی دونوں بہنوں کے ساتھ موجود تھی۔ میں نے پردے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، امی وہاں پر رانیہ گھنگرو پہن کر چل رہی تھی۔ امی نے میری بات پر نفی میں سر ہلایا اور بولی، نہیں یہ دیکھو رانیہ تو یہ کھڑی ہے، میرے ساتھ کمرے میں ہی تھی۔ یہ دیکھ کر میں کافی زیادہ ڈر گئی۔ اسی وقت میں نے رانیہ کا ہاتھ تھاما اور امی کو دیکھتے ہوئے بولی، امی میں نے اسے اس کے گھر پر چھوڑنے میں جا رہی ہوں۔ یہ کہتے میں نے اپنا دوپٹہ اچھی طرح اپنے سر پر لیا اور گھر سے باہر نکلنے لگی، لیکن رانیہ جو پیری کٹی ہوئی ڈور کی طرح میرے ساتھ چلتی جا رہی تھی وہ ایک دم سے مجھے بہت بھاری محسوس ہونے لگی۔ میں نے دوبارہ دروازے کی طرف کھینچا لیکن وہ اپنی جگہ سے ہل ہی نہیں پا رہی تھی۔ تبھی اچانک اس نے اپنی کلائی چھڑوا کر میری گردن اپنے ہاتھوں میں پکڑ لی اور مجھے دیوار کے ساتھ لگا کر
बुरी तरह से घुराने लगी। दोपहर के 2 बज रहे थे जब मुझे अपनी जिंदगी अब मजीद दिखाई भी नहीं दे रही थी। दूसरी जानिब अम्मी और बहनों की चीखें आसमान को हिलाने लगी। तभी अचानक यूं ही घुराते घुराते रानिया बेहोश होकर नीचे गिर पड़ी। अम्मी ने फौरन से मुझे अपने हिसार में लिया और आयतल कुर्सी पढ़कर मेरे ऊपर फूंकने लगी। थोड़ी देर बाद हम सभी घर से बाहर निकल आए, जबकि रानिया वहीं सेन पर बेहोश होकर लेटी हुई थी। अम्मी ने मेरा हाथ थामा और वो 2 गलियां छोड़कर हम मौलवी साहब के घर जाकर पहुंचे। उन्हें लेकर अपने साथ वापस घर आए तो देखा वहां पर कोई भी नहीं था। रानिया भी थोड़ी देर पहले यही सेन में हमारे सामने बेहोश हुई थी। हर कमरा हर कोना झांक लिया, मगर वो हमें कहीं भी नहीं मिली जहां पर हमने रानिया को बेहोश होने का बताया था। मौलवी साहब ने वहां बैठकर पढ़ाई करना शुरू कर दी। तकरीबन 10 मिनट बाद उन्होंने आंखें खोली तो उनकी आंखें लाल सुर्ख हो रही थी और उनसे मुसलसल पानी बह रहा था। वो हमें देखते हुए बोले, जो भी खतरा था वो जा चुका है, आप लोगों को मजीद परेशान होने की जरूरत नहीं। मैंने फिर पूछा, मौलवी साहब लेकिन रानिया? उन्होंने हाथ उठाकर मुझे खामोश करवा दिया और कहा, बेटी दोबारा उसका नाम मत लेना, वरना मुसीबत दोबारा भी आ सकती है। वो अब यहाँ पर नहीं है, उसे कोई और मखलूक अपने साथ ले जा चुकी है, वही मखलूक जिसकी तुम्हारे साथ उस वैगन में मुलाकात हुई थी। मैं चुप कर गई क्योंकि वैगन वाला मामला मैंने मौलवी साहब को नहीं बताया था और ये शायद उसी बरगद के दरख्त का नतीजा है। वहां पर दूसरी मखलूक का पूरा खानदान आबाद था और अब रानिया उनके खानदान का हिस्सा बन चुकी है। मैंने मजीद रानिया के मुतालिक पूछना चाहा तो उन्होंने खामोश करा दिया और कहा कि अगर अपनी बहनों की और अपनी माँ की बका चाहती हो और उनके खानदान का हिस्सा नहीं बनना चाहती तो आइंदा इस मौजू पर कोई भी बातचीत मत करना। बोल जाओ कि कोई बच्ची तुम्हारे साथ रहती भी थी। ये बोलकर उन्होंने पानी दम करके हमें दे दिया कि घर के चारों कोनों में छिड़काव कर दो। मैंने वो पानी थाम तो लिया, लेकिन उसके बाद बैठकर बहुत ज्यादा रोई। आज इस बात को तकरीबन 30 साल बीत चुके हैं, लेकिन रानिया का आज तक हमें कोई अता पता नहीं मिला। उसके घर वालों ने भी मुझसे राब्ता नहीं किया क्योंकि उनके पास मेरे घर का पता ही नहीं था। मैंने मॉडलिंग छोड़ दी अपना सामान तक लेने के लिए। मालिक मकान के पास वापस नहीं गई और गांव में ही शादी करके रहने लगी कि कहीं मुझे रानिया के घर वालों को या अपनी सहेली को किसी सवाल का जवाब ही ना देना पड़े। तो आज की इस खौफनाक कहानी ने अगर एक लम्हे के लिए आपके दिल में खौफ पैदा किया तो अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें और ऐसी ही मजीद खौफनाक और पुरस्कार कहानियां सुनने के लिए कहानी सेंटर प्लस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके और आप ऐसी मजीद कहानियों से लुत्फ अंदोज हो सके। तो अगली कहानी के साथ फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।